हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 201 का जून 2024 का सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो ये बोल रहा है व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन पाइथन, गिव सुटेबल एग्जांपल कोड फॉर ईच। ठीक है, ये आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग से ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ओवरलोडिंग बोले या फिर ओवरराइडिंग बोले, मतलब वो आपको मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। मान लीजिए अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने तो सिर्फ ओवरलोडिंग पढ़ा था, वो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेथड ओवरलोडिंग, तो ये क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स इन द सेम स्कोप विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, इन पाइथन overloading is primarily achieved using default arguments or by defining operator behavior using special method like operator overloading. Python does not support method overloading directly. ठीक है, तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नाम का, ठीक है, देखिए सेम नाम का हम लोगों का मेथड बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए, सेम नाम का फंक्शन हो लेकिन उसके अंदर का जो वैल्यू हो ना, पैरामीटर जो हो वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एक मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसका काम है सम करना। तो एक सम नाम का फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर दो वेरिएबल डाला है ना, यानी कि पैरामीटर उसके अंदर मैं डाला हूँ ए और बी, और उसका काम क्या है उस फंक्शन का कि वो ए प्लस बी करके मेरे को रिटर्न कर दे। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन बनाया है सम नाम का जिसके अंदर मैंने इस बार 3 वेरिएबल्स डाला है, यानी कि ए बी और सी, और इसका काम क्या है तो ये रिटर्न करे हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए फंक्शन हम लोग का दोनों का सेम है ना, लेकिन दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक का काम है 2 वैल्यू को रिटर्न करना, मतलब 2 वैल्यू को ऐड करके, और एक दूसरा का है 3 वैल्यू को ऐड करके सम करना। समझे? तो वही मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि एबिलिटी टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, इन द सेम नेम, इन द सेम स्कोप, यानी कि वही सेम कोड के अंदर सेम नाम के साथ हो लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर हो यानी कि वो अलग हो। पैरामीटर ये नहीं कि सिर्फ वैल्यूज अलग हो, एक में 2 है एक में 3 है, उसका टाइप भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ और सेम में मैं 2 स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ, समझे? तो वो भी अलग हो सकता है, उसका टाइप भी अलग हो सकता है, समझे? तो ये पाइथन में क्या होता है ना कि ओवरलोडिंग जो होता है वो आप लोगों का डायरेक्ट नहीं होता है, समझे? पाइथन में हम लोग को ओवरलोड करने के लिए हम लोगों को उसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को चेंज करना होता है, या फिर उसका बिहेवियर को, ऑपरेटर का बिहेवियर को चेंज करना होता है, लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके, समझे? ये सब बात की बात होती है। तो आप समझिए कि मेथड ओवरलोडिंग क्या हो गया, समझे? तो ये हो गया हम लोग का मेथड ओवरलोडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, मैंने यहाँ पे देखिए एक क्लास बनाया है ना, ओवरलोड एग्जाम्पल नाम का, समझे? ये सब पाइथन का कोड है, ठीक है। तो आप देखिए पाइथन में कोई क्लास बनाना होता है, नॉर्मल क्लास लिखो, उसके आगे आपने क्लास का नाम लिख लो। ये मेरे क्लास का नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने नाम क्या दिया है, ओवरलोड एग्जाम्पल, फिर उसके अंदर सिंपल नॉर्मल कॉलन। जैसे सी में क्या होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है ये सब चीज़। यहाँ पे देखिए नॉर्मल क्लास बना दिया, अब इसके अंदर में कोई जो काम करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफ का मतलब क्या हुआ, डिफाइन, समझे? DEF मतलब डिफाइन कर दो। क्या करो, यहाँ पे देखिए ऐड, ये ऐड आप इसको समझिए फंक्शन है, समझे? फंक्शन बोल दीजिए, मेथड बोल दीजिए, बात एक ही होती है। तो ये मेरा ऐड नाम का फंक्शन है या फिर मेथड है जिसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो देखिए सेल्फ A, B, C इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हम लोग का डिफॉल्ट पैरामीटर है ओवरलोडिंग का, यानी कि ये जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स डाल दिए हैं। क्या है, A है, B है और C है। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ हमेशा रहेगा, जो भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं, जो भी हम लोग मेथड लिखेंगे उसके अंदर सेल्फ तो डालेंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ बेसिक, ये रहेगा हम लोग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमको जो भी पैरामीटर डालना है, ये सब हो गया पैरामीटर, समझे? ये जो A डाल रहे, B डाल रहे, ये C डाल रहे, ये सब हम लोग का पैरामीटर हो गया, समझे? तो यहाँ पे इस तरह से, इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे हम लोग, यहाँ पे ये जो रिकर्सिव सम वाला फंक्शन बनाए थे, इसके अंदर पैरामीटर कितना है हम लोग का, तो सिर्फ एक है ना, n नाम का। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर डाल दिया A B, और यहाँ पे C को मैंने अभी 0 रखा है। अब क्यों रखा है इसको आगे देखेंगे। तो अब ये जो ऐड फंक्शन है हम लोगों का, ये जो ऐड मेथड है, इसके अंदर इसका काम क्या करना है, तो रिटर्न कर दो, क्या कर दो, A प्लस बी प्लस सी कर दो, समझे? तो यहाँ से हम लोग का रिटर्न हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये आप लोग को पता है क्या है, कमेंट है, लिखने का जरूरत नहीं है, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यहाँ पे हम लोगों ने जो ये क्लास बनाया है
इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह से समझिए, ये एक नॉर्मल जैसे आप लोग का स्कूल में क्लास होता है वो है, और ये ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो क्लास है, ये बहुत बड़ा जो क्लास बनाया हूँ, उसके अंदर का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक एग्जाम्पल नाम का। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ABC, है ना, ये मेरे वेरिएबल्स का नाम है, एग्जाम्पल नाम है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ये आपके ऊपर है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो क्लास बनाया है उसको मैंने बस कॉल कर दिया है, उस क्लास को मैंने बस कॉल कर दिया है। तो इससे क्या हो गया कि ये ओवरलोड एग्जाम्पल जो है उसके अंदर ये एग्जाम्पल बन चुका है, और अब जो भी काम हो रहा है वो सब एग्जाम्पल में हो रहा है, समझे। ये मतलब ये ओवरलोड, ये जो क्लास का जितना भी फंक्शन वगैरह है वो सब हम लोग का एग्जाम्पल अब यूज़ कर रहा है, समझ गए। तो इससे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, कॉल दी मेथड विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ देखिए हम लोग को मेथड ओवरलोडिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो इस क्लास को बनाया है, इसको मैंने इस तरह से बनाया है कि मैं इसमें 2 आर्ग्यूमेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना, यानी कि 2 पैरामीटर का भी और 3 पैरामीटर का भी। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट कर रहा हूँ मैं सम ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको पता है कैसे होता है प्रिंट आपको पता है, आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में देखा है, मैंने अच्छे से समझाया है प्रिंट का 2 टाइप। तो सम ऑफ 2 नंबर्स, फिर क्या करो, एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसका एग्जाम्पल डॉट ऐड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने डॉट ऐड कर दिया। और इसके अंदर हम लोग 2 वैल्यू डाल दे रहे हैं नॉर्मल। क्या डाल रहे हैं, 5, 10, ठीक है। तो अब देखिए 5, 10 डाले हैं, तो ये जो हम लोग का ऐड वाला फंक्शन है यहाँ पे आया है ना, सेल्फ तो रहेगा ही। अब देखिए ए में चला गया 5, बी में चला गया 10, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ 2 वेरिएबल डाला है, इसलिए अब जो सी है, सी इज इक्वल टू, मैंने सी में नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाला है, 0 डाल दिया है। अब इसलिए मैंने 0 डाला था ना सी में, ताकि अगर मान लीजिए यूजर सिर्फ 2 पैरामीटर ही डालता है ना, 2 वैल्यू डालता है, तो भी इस ऐड फंक्शन को यूज कर पाए, ठीक है। तो 2 को डालेगा तो ए और बी में चला जाएगा, और सी का वैल्यू एज इट इज 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और c का वैल्यू जो 0 है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू डाला है, तो भी हम लोग का a और b में चला गया। ये सेल्फ तो हमेशा रहेगा, उसको भूल जाइए, वो हमेशा है, वो तो रहेगा, ऐसा समझिए। ये हो गया अभी 5 + 10, तो 10 हो गया प्लस 0, तो 5 + 10 + 0 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 15 आएगा। ये भी हम लोग का कमेंट है, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। अब देखिए अगर मैं इसी मेथड को, सेम मेथड को 3 फंक्शन के 3 आर्गूमेंट के साथ भी कॉल करता हूँ तो भी हो जाएगा। तो प्रिंट सम ऑफ 3 नंबर्स, वही एग्जांपल, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसमें डॉट ऐड वाला फंक्शन को कॉल कर दो, और इस पर मैंने क्या डाला है, 5 + 10 + 15। तब जब मैं ये करूँगा तो ए में 5 चला जाएगा, बी में 10 चला जाएगा, और सी में अब मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, सी में मैंने तीसरा डाला है, तो इसलिए अब ये सी का 0 वैल्यू हट जाएगा, और ये जो मैंने नया वैल्यू डाला है, नया आर्गूमेंट डाला है, वो हो जाएगा, यानी कि सी में 15 चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 15, तो इससे हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 30 आएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा मेथड ओवरलोडिंग काम करता है। अब देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो देखिए मेथड ओवरराइडिंग अगर्स व्हेन अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास। दिस अलाउ द सब क्लास टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द मेथड फॉर इट्स ओन नीड्स, ठीक है। तो आपने मेथड ओवरलोडिंग तो देख लिया भाई कि एक ही मेथड को हम लोग अलग अलग आर्गुमेंट पैरामीटर डाल के यूज करना। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ना, देखिए कोई क्लास बनाया हम लोगों ने, हर देखिए क्लास 2-3 तरह का हो सकता है, जिसमें क्लास एक पेरेंट क्लास होता है और फिर आता है चाइल्ड क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास मतलब मेन क्लास, और चाइल्ड क्लास मतलब उसी पेरेंट क्लास का बच्चा, है ना, नॉर्मल जैसे पेरेंट और चाइल्ड होते हैं वही। तो आप देखिए मान लीजिए पेरेंट क्लास में आपने कोई भी एक फंक्शन बनाया है या फिर मेथड बनाया है, फॉर एग्जाम्पल सम नाम का ही आपने मेथड बनाया है, समझे। तो उसमें आपका काम क्या है, ऐड करना 2 वैल्यू को। तो अब देखिए जब पेरेंट क्लास में आपने सम बनाया है, अब मान लीजिए उसका एक आपने चाइल्ड क्लास को भी बनाया है। अब अगर मान आप चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास में भी ना मैं वो वाला फंक्शन को यूज़ करूँ, लेकिन इसमें चाइल्ड क्लास में मैं चाहता हूँ कि चेंज कर दूँ, इसमें उसमें ऐड कर रहा था ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि ऐड ना करे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे या फिर कुछ और काम करे, लेकिन वो जो क्लास हो वो सेम ही हो, मतलब वो जो फंक्शन हो वो सेम ही हो, समझे। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइड कर देना, यानी कि वहाँ पे कोई और काम करवा रहे थे मेथड से, और अभी इसके जो चाइल्ड वाले क्लास है यहाँ पे कोई और काम करवा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। वही चीज़ लिखें जब सब क्लास मतलब प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सुपर क्लास। तो सुपर क्लास मतलब आप समझिए पेरेंट क्लास, और सब क्लास मतलब समझिए चाइल्ड क्लास, यानी कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कोई स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो किसी मेथड में जो कि ऑलरेडी हम लोगों का सुपर क्लास में बना हुआ है,
तो उसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, समझे। तो एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक क्लास एनिमल बनाया है, ठीक है, मेरी क्लास एनिमल नाम है, एनिमल, मेरे क्लास का नाम है एनिमल, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, डिफाइन कर दे रहा हूँ, है ना, स्पीक फंक्शन को। अब देखिए स्पीक फंक्शन है और इसके अंदर मेरा पैरामीटर कुछ नहीं है। तो जब हम लोगों का जनरली सी में अगर कोई पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं डालते हैं तो हम लोग उसको नॉर्मल छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पाइथन में कर रहे हैं तो हम लोग को सेल्फ डालना ही है। मैंने क्या बोला, सेल्फ हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने सेल्फ डाला था, उसके बाद ये ABC डाला था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और, मेरे को नहीं डालना है कुछ भी, मेरे को कोई पैरामीटर का यूज़ नहीं करना है आर्गूमेंट का। तो इसलिए हम लोग का स्पीक में सिर्फ सेल्फ रहेगा और इसके अंदर ये जो हम लोग का फंक्शन है या फिर मेथड है, इसका काम क्या है, कुछ नहीं है, बस क्या करो, रिटर्न कर दो, क्या करो, आई मेक सम साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीक नाम का एक फंक्शन बनाया और वो क्लास के अंदर है, मतलब एनिमल के अंदर है और रिटर्न क्या कर रहा है, आई मेक सम साउंड, है ना, ये रिटर्न कर दे रहा है। अब ये हो गया मेरा एक क्लास। अब देखिए मैं इस तरह से एक और क्लास बनाता हूँ डॉग नाम का, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लास डॉग है, ये मेरे क्लास डॉग नाम है मेरे क्लास का, ये कहाँ से आ रहा है, तो देखिए इसका हम लोग का ये एनिमल से आ रहा है, यानी कि ये जो मेन एनिमल है उससे मैंने एक डॉग क्लास को बनाया है। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये हो गया हम लोग का पेरेंट क्लास और ये जो डॉग है ये हम लोग का हो गया चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये मैं एनिमल से ही बना रहा हूँ, समझे। तो सी में अलग ढंग से लिखते हैं इस तरह को। ये सब, ये जो मेथड ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, ये सी में भी क्वेश्चन आया है और मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी MCS 11 में। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में बताया था कि अगर आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ना तो आप MCS 11 का जरूर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हो सकता है ये मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आपसे सी में पूछ ले, जैसे अभी पाइथन में पूछा है ना यहाँ पे, इस तरह हो सकता है कि इन सी पूछ ले। तो वो सब चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी MCS 11 में बता चुका हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वो सबको भी, ठीक है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये होगा, तो यहाँ पे डॉग बना, इस डॉग के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वही डिफाइन कर रहा हूँ। फिर देखिए मैं वो सेम फंक्शन जो है या फिर मेथड है उसको मैं सेम कॉल कर रहा हूँ, है ना, वही सेम, है ना, स्पीक है फंक्शन जिसके अंदर सेल्फ डाला हूँ और ये रिटर्न क्या कर रहा है ना, ये रिटर्न हम लोग का बार्क कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए ये स्पीक फंक्शन हम लोग का रिटर्न कर रहा था आई मेक अ साउंड, सम साउंड, और ये डॉग के अंदर यही सेम जो है स्पीक वाला फंक्शन है ये हम लोग का कुछ और रिटर्न कर रहा है बार्क। तो यही हो गया, मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे कोई और काम कर रहा था और यहाँ पे मैंने इससे कोई और काम करवाया है। तो ये हो गया हम लोग का मेथड ओवरराइडिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ये जो क्लास एनिमल बनाया था और ये जो क्लास डॉग बनाया था, दोनों का मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, समझे। तो एनिमल के अंदर देखिए एनिमल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, ये मेरा नॉर्मल एनिमल है। आप चाहो तो यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने एनिमल के अंदर, एनिमल क्लास के अंदर एक एनिमल नाम का भी वेरिएबल बनाया है, इसका ए स्मॉल है, ठीक है। और देखिए क्लास का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, तब यहाँ पे भी देखिए डॉग का डी कैपिटल है। तो यहाँ पे मैंने एनिमल का, ये मैंने नॉर्मल एक वेरिएबल बनाया है एनिमल, जिसका जो हम लोग का किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एनिमल का। और फिर यहाँ पे डॉग का भी बना दिया, डॉग हम लोग का किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डॉग का, समझे। जैसे यहाँ पे किया था ना एग्जाम्पल, किस क्लास का एग्जाम्पल था, तो ओवरलोड एग्जाम्पल का, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एनिमल और डॉग के लिए मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, प्रिंट कर दो एनिमल सेज, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमल स्पीक, एनिमल डॉट स्पीक। तो एनिमल ये वाला हम लोग ऑब्जेक्ट है और डॉट स्पीक, स्पीक वाला फंक्शन, यानी कि ये वाला फंक्शन एनिमल के अंदर वाला फंक्शन हम लोग का यूज़ होगा और यहाँ से आई मेक सम साउंड आएगा रिटर्न, है ना। और ये हम लोग का फॉर्मेटेड हो जाएगा, यानी कि ये एज इट इज़ नहीं आएगा, इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होकर आएगा। और सेम डॉग से में क्या आएगा, डॉग डॉट स्पीक, यानी कि ये डॉग वाला ऑब्जेक्ट है और इसमें जो स्पीक है वो वाला, तो यानी कि ये वाला फंक्शन काम करेगा और इसके अंदर क्या रिटर्न होगा, तो बार्क रिटर्न होगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का पूरा ये मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग काम करता है। अगर आप चाहो तो इसको मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने लिख लिया, यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया, वही चीज़ है जो मैं आपको बताया था। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, देखिए प्रिंट हो गया, सम ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 15, सम ऑफ 3 नंबर हो गया 30, जो चीज़ रिटर्न होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। समझ गए होंगे, ये सब चीज़ बहुत बेसिक, बहुत आसान है। सेम यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए एनिमल सेज आई मेक सम साउंड और डॉग सेज बार्क, है ना।
तो यहाँ पे एनिमल से आई मेक साउंड और डॉग से बार्क। तो इस तरह से हम लोग का ये चीज़ पूरा रिटर्न हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वाला चीज़, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपसे एक और बात है, अगर आपको ये वाला PDF है ना, ये जो MCS 201 का है, ये जो जून 2024 का जो ये सॉल्यूशन का पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये प्लेलिस्ट, यही अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए होगा यही वाला पूरा, तो मैं ये भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आके आप नॉर्मल एक काम कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको MCS 201 का जून 24 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए। ठीक है, ये PDF फ्री नहीं होगा, पेड होगा। तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये वाला PDF आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो जिन्हें भी चाहिए होगा वो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर E। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू विथ सुटेबल कोड इन C, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉल बाय वैल्यू। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कॉल बाय वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसको कोड से हमको बताओ क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, in call by value, when a function is called, the value of the actual arguments are copied into the formal arguments या फिर parameter of the function. Any changes made to the formal arguments inside the function do not affect the actual argument in the calling function. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए call by value, मान लीजिए आपने एक a नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, आपने उस a नाम के वेरिएबल को ना एक फंक्शन में यूज किया है, फंक्शन 1 में। मान लीजिए फंक्शन 1 आपके फंक्शन का नाम है, तो आप अपने उस a वैल्यू को फंक्शन 1 में यूज किया है। अब मान लीजिए आप उस फंक्शन 1 में उस a का वैल्यू को कुछ भी चेंज कर देते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक और फंक्शन बनाया फंक्शन 2, और इस पर आपने क्या किया ना, उसी a वैल्यू को यूज किया है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू के तौर पर यूज किया है। तो अब आप अगर मान लीजिए फंक्शन 2 में कोई भी चेंजेस करते हो ना, तो उससे आपके फंक्शन 1 में a का वैल्यू को पे कोई चेंज नहीं होगा। तो वही होता है कॉल बाय वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट, यानी कि जो एक्चुअल a का वैल्यू है, आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल आर्गुमेंट, यानी कि वो कॉपी हो जाता है उसका वैल्यू। ठीक है, लाइक जैसे आप नॉर्मल समझिए ना, आप लैपटॉप में भी कोई चीज़ फाइल को अगर आप कॉपी करते हो तो क्या होता है, वो फाइल आपके उस जगह पे भी रहता है और साथ में आप उसको जहाँ पे पेस्ट किए हो उस जगह भी पहुँच जाता है, यानी कि दो जगह पे चला जाता है वो चीज़। सेम वही है कॉल बाय वैल्यू में भी, कि वो जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है उसका कॉपी बन जाता है एक। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप वो जो कॉपी वाला में अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो उससे आपके एक्चुअल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से आप कैसे भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो हैश इंक्लूड studio.h है ना, हम लोग को C में बोला है तो इसलिए हम लोग C वाला फंक्शन लिख रहे हैं studio.h। अब देखिए ये हम लोग का कमेंट है, फंक्शन टू मॉडिफाई द वैल्यू, तो वॉइड मॉडिफाई वैल्यू, ये हम लोगों का फंक्शन का नाम है मॉडिफाई वैल्यू। और ये देखिए वॉइड मैंने यूज़ किया, जैसे अब तक इंट वगैरह यूज़ कर रहे थे, अब मैं वॉइड का यूज़ कर रहा हूँ। वॉइड से क्या होता है कि वॉइड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मान लीजिए ये फंक्शन हम लोग का कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए मैं इसका टाइप रखा हूँ वॉइड। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाला है a, इंट a। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग को ये जो a का वैल्यू है इसके अंदर चेंजेस होंगे जो भी करना है। तो ये मॉडिफाई वैल्यू क्या कर रहा है हम लोग का, a इज इक्वल टू a प्लस 10 कर दो, यानी कि एक में a का वैल्यू जो है उसमें प्लस 10 कर दो। ये हम लोग का काम कर रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये हम लोग का काम कर रहा है ना। a में 10 को चल रहा है, चेंज द वैल्यू ऑफ a है ना, और फिर प्रिंट एफ कर दो इसको, है ना, C में लिख रहे हैं याद रखिएगा, प्रिंट एफ कर दो। तो इनसाइड द फंक्शन वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, %d स्लैश n, या स्लैश n मतलब लाइन ब्रेक के लिए होता है, कॉमा a, यानी कि a के अंदर इस फंक्शन के अंदर हम लोग का a का वैल्यू जो भी रहेगा, जो भी बाहर से आएगा a का वैल्यू, उसमें 10 ऐड हो जाएगा और वो हम लोग का रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया है ना। अब देखिए मैं इंट मेन में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं इंट नम इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, जिसके अंदर मैंने 20 वेरिएबल मतलब वैल्यू ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट अप कर देता हूँ, बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है, वैल्यू ऑफ नम। आपको पता है मेन से हम लोग का कोड शुरू होता है, तो जनरली यहाँ से कोड शुरू हुआ, नम इज इक्वल टू 20 हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट अप कर दे रहा हूँ बिफोर फंक्शन कॉल। अभी तक कुछ फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, कोड तो हम लोग का यहीं से रीड होना शुरू होगा, तो अभी तक कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ नम इज क्या है, तो 20 है, तो वो हम लोग का यहाँ पे %d में नम का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू
ये जो फंक्शन बनाया है उसको मैंने कॉल कर दिया है मॉडिफाई वैल्यू नाम से, है ना। तो ये मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो कंपाइलर उस मॉडिफाई वैल्यू को ढूंढेगा, यहाँ पे ढूंढेगा, है ना। उसके अंदर देखिए मैंने नम डाला है यानी कि 20 डाला है, तो इस ए की जगह पे 20 आ जाएगा और फिर ए में क्या हो जाएगा 20 + 10 30 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, इनसाइड द फंक्शन वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा 30 ठीक है। उसके बाद देखिए कॉल बाय वैल्यू मैंने कॉल कर दिया, उसके बाद फिर से मैं अगर प्रिंट करता हूँ ना, प्रिंट है आफ्टर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ नम इज %d, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस नम को इस मॉडिफाई वैल्यू के अंदर भेजा, ए के अंदर भेजा, तो यानी कि टेक्निकली क्या हुआ, ये नम का जो कॉपी है, नम मतलब ये जो 20 है इसका एक कॉपी बन के यहाँ पे चला गया, समझे, इस ए के अंदर चला गया जनरली कॉपी बन के, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चेंज किया वो इसी फंक्शन के अंदर रह गया, इसके बाहर नम का वैल्यू 20 ही है, समझे, इसके बाहर नम का वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यही चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे दिखाया है। अब चलिए मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये कर दिया, अब इसको कॉपी, सॉरी सी में कर रहे हैं ना, तो कॉपी, ये मैंने कॉपी किया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए इंट मेन से शुरू हुआ हम लोग का, नम पे गया, तो सबसे पहले ये प्रिंटफ हुआ बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ नम क्या है, तो नम का वैल्यू हम लोग का 20 है, तो 20 प्रिंट हो गया। फिर मैंने ये कॉल बाय वैल्यू वाला फंक्शन को कॉल किया मॉडिफाई वैल्यू वाले को, तो मॉडिफाई वैल्यू के अंदर ए की जगह पे 20 किया, फिर 20 + 10 30 हो गया। तो देखिए इसके अंदर फिर क्या प्रिंट हुआ, इनसाइड द फंक्शन, तो इनसाइड द फंक्शन वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया 30 हो गया, है ना, ये हो गया 30। उसके बाद देखिए फिर प्रिंटफ हुआ आफ्टर फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल के बाद क्या है वैल्यू ऑफ नम, तो वो देखिए वापस से हम लोग का 20 हो गया, समझे, यानी कि यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था 10 ऐड किया था वो चीज़ मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे वापस से ये 20 हो गया। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था आपको। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, इस नम को आप ए भी लिख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ये दिक्कत हो रहा है तो आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे ए भी कर सकते हो, ताकि समझने में आपको और आसानी रहे। यानी कि उसी नम का वैल्यू को मैंने ए कर दिया है ना। यहाँ देखिए अगर मैं अब रन करता हूँ तो देखिए बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ ए क्या था 20 था, फिर फंक्शन कॉल इनसाइड फंक्शन कॉल ए का वैल्यू हो गया 30, लेकिन उसके बाद जब मैंने फिर से इसको आफ्टर कॉल किया तो भी फिर वैल्यू का ए का वैल्यू क्या हो गया 20 ही हो गया, समझे। यानी कि ये जो कॉल बाय वैल्यू था इससे हम लोग का कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेन वाले ए में, ये ए का वैल्यू जो 20 था वो 20 ही रहा। हाँ इस मॉडिफाई के अंदर वैल्यू के अंदर ये फंक्शन के अंदर भाई हम लोग का चेंज हो गया था, लेकिन इसके बाद कोई औकात नहीं है इसकी, समझे। और तो यही था, ठीक है, क्या हम लोग का कॉल बाय वैल्यू के बारे में। अब देखिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो एडवांटेज क्या होता है, डेटा सेफ्टी, द ओरिजिनल डेटा इज नॉट मॉडिफाइड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। इससे क्या होता है कि हम लोग का डेटा सेफ्टी रहता है, जिससे कि हम लोग इसमें आपको पता है कि ओरिजिनल डेटा भाई चेंज नहीं होता है, तो इससे क्या होता है कि वो जो ओरिजिनल डेटा की सिक्योरिटी है वो बरकरार रहती है, ठीक है। उसका आता है सिंपल एंड क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, द कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो हम लोग का कॉल बाय वैल्यू काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ है कि हाँ भाई हम लोग कॉपी यूज़ कर रहे हैं, कॉपी वाले में चेंज होगा एक्चुअल वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडवांटेज लिख दिया 2 पॉइंट। और फिर डिसएडवांटेज क्या है, तो वो होता है मेमोरी ओवरहेड, सिंस अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट इज क्रिएटेड मोर मेमोरी इज कंज्यूम्ड स्पेशली विथ लार्ज डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू में मैंने बताया था क्या हो जाता है कि कॉपी हो जाता है ना, यानी कि एक ही चीज़ 2 जगह चला जाता है, तो इससे क्या होता है कि भाई मेमोरी भी ज़्यादा लग जाता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप नॉर्मल भी लैपटॉप में कोई पिक्चर को आप 2 फोल्डर में डालते हो तो वो दोनों जगह पे वो मान लीजिए 1 GB का मूवी है तो दोनों जगह पे वो 1-1 GB खाएगा, समझे। तो यहाँ पे भी वही होता है कि भाई कॉपी बनता है किसी भी आर्गुमेंट का तो ज़्यादा मेमोरी लगता है, और ये मान लीजिए कोई लार्ज डेटा टाइप है ना, या फिर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसमें तो और ज़्यादा मेमोरी खाएगा, तो इससे क्या होता है कि मेमोरी ओवरहेड हो जाता है। और फिर दूसरा क्या है, कैन नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल वैल्यू, तो चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द एक्चुअल वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होना ये एडवांटेज भी है और साथ में डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए आपने कहीं गलती से कोई फंक्शन को आप चेंज करना चाहते हो, किसी का वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, आपने फंक्शन भी बना दिया, आपने उसके अंदर चेंज भी कर दिया, पर आपने उसको कॉल बाय वैल्यू के तौर पे ले लिया, तब इससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल वाली जो वैल्यू है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, समझे। तो इससे क्या होगा, आपका ओरिजिनल वाला वही रह जाएगा, आपने जो इतना मेहनत किया था वो सब पूरा बर्बाद हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई भी नहीं कर पाते ओरिजिनल वैल्यू को। तो ये हम लोगों का एक डिसएडवांटेज है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मेन तो भाई ये कोड का था, आपने कोड लिख दिया, आपको पूरा मार्क्स मिल गया, समझे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप अगर डिस्क्रिप्शन के एंड वाले वीडियो को अब तक नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम डिस्क्रिप्शन के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिए और आपसे जो कर पाता है ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। तो ये क्या है, ब्रीफली डिस्कस द सिंटेक्स एंड फंक्शनलिटी ऑफ मैप फंक्शन इन पाइथन, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन द लिस्ट यूजिंग मैप फंक्शन, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है कि मैप फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे नंबर का, है ना, जो कि पूरा लिस्ट में हम लोग का अवेलेबल है यूजिंग मैप फंक्शन। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए द मैप फंक्शन इज अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन दैट अप्लाइज अ गिवन फंक्शन टू ऑल आइटम इन एन आइटरेबल लाइक लिस्ट और टपल। तो देखिए मैप क्या होता है, ये हम लोग का बिल्ट इन पाइथन फंक्शन होता है, यानी कि ये पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन है जिसको आप नॉर्मली सिंपल आप मैप का यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। इसके जो भी आपको फंक्शन करवाना है काम, वो इसके लिए आपको पूरा मैप का जो एग्जैक्टली काम है वो पूरा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग को बिल्ट इन मिलता है, समझे। ये क्या करता है कि हम लोग का जो भी फंक्शन है उसको हमको मान लीजिए किसी लिस्ट में या फिर किसी एरे में उस पूरे फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप लोग मैप का यूज़ करके उस पूरे एरे में मान लीजिए 10 वैल्यू है, तो आप एक ही बार मैप का यूज़ करके उस 10 वैल्यू पे इस किसी भी फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, समझे। तो उसी को कहते हैं मैप फंक्शन, ठीक है। इट रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर आइटरेबल टाइप्स सच एज लिस्ट और टपल्स। तो ये जो हम लोग का मैप ऑब्जेक्ट होता है, ये हम लोग का रिटर्न करता है मैप ऑब्जेक्ट को, समझे। तो आप जो भी मैप ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न के तौर पे मिलेगा, आप उसको अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एरे की तरह बनाना है या फिर लिस्ट की तरह उसको डिस्प्ले कराना है, तो आप उसको उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट मतलब क्या हो गया, वही लिस्ट मतलब एरे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए सिंटेक्स क्या होता है इसका, तो सिंटेक्स हो गया मैप, है ना, मैप का यूज़ करना तो मैप हो गया। उसके बाद फंक्शन, जिस फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हो वो, फिर कॉमा आइटरेबल मतलब जिस लिस्ट पे यूज़ करना चाहते हो या फिर जिस एरे पे यूज़ करना चाहते हो वो एरे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये आपका इस एरे पे जितने भी वैल्यू है सब पे ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन, अ फंक्शन दैट इज अप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ द आइटरेबल, है ना, वही मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला। और आइटरेबल मतलब क्या हो गया, द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स लाइक कोई लिस्ट हो गया, कोई टपल हो गया, टू विच द फंक्शन इज अप्लाइड, यानी कि वही एरे हो गया जिसके अंदर जितने भी वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन हम लोग का कॉल होने वाला है वो, समझे। तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया आइटरेबल। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग को क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हम लोग को फाइंड करना है किसी भी लिस्ट का, समझे। तो एग्जाम्पल प्रोग्राम स्क्वायर ऑफ द नंबर इन अ लिस्ट, ये भी हम लोग का पाइथन कोड है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ और आपको मैं वहाँ पे समझाता हूँ। पाइथन कोड को रन कर रहे हैं तो कंट्रोल V, यहाँ पे देखिए वही चीज़, ये हम लोग का क्या है, कमेंट है, तो आप हटा भी सकते हो इसको अपने हिसाब से। तो डिफाइन अ फंक्शन टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, आप चलिए हटा देते हैं। मैंने ये बस एक फंक्शन बनाया है, क्या डिफाइन, आपको पता है डिफाइन, ये मेरे फंक्शन का नाम है स्क्वायर। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला है नम नाम का, ठीक है। तो ये स्क्वायर फंक्शन हम लोग को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नम का स्क्वायर। आपको पता है ये स्क्वायर और क्यूब आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसी प्लेलिस्ट में। तो अगर मेरे को नम का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, नम मल्टीप्लाई 2, आपको पता है इससे हम लोग का क्या हो जाता है, नम का स्क्वायर हो जाता है। सी में हम लोग का पावर का यूज़ कर सकते थे आप, अगर आप चाहो तो आप इसको स्क्वायर ही निकालना है ना, तो नम इंटू नम भी कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन ये हो गया एक स्टैंडर्ड वे कि नम का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्क्वायर फंक्शन बना दिया जिसका काम ये है। अब देखिए हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बोलिए या फिर एरे बोलिए, बात एक ही है। ये भी आप लोगों का क्या है, कमेंट है। तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर, मैंने नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाया है ना, या फिर एरे बनाया है जिसके अंदर मैंने ये सब वैल्यू डाल दिया है, 1 2 3 4 5, ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, कुछ भी डाल सकते हो आप वैल्यू, मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग मैप का यूज़ करके यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, जितने भी एलिमेंट है सबको स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वही लिखें यूज मैप टू अप्लाई द स्क्वायर फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन द लिस्ट,
नहीं, ये चीज़ हटा भी सकते हो। सिर्फ इतना देखा जाए तो ये 3-4 लाइन का ही कोड है। अगर मैं इसको भी हटा दूँ, ये भी कमेंट ही है भाई, इसको भी हटा दूंगा तो ये हो गया, और ये भी कमेंट है, इसको आगे समझेंगे। और माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा अभी तबीयत सही नहीं है तो बीच बीच में खांसी आ जा रही है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर्स। अब देखिए, ये हम लोग का क्या है, मैंने एक स्क्वायर्ड नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर्ड नंबर जो है उसके अंदर मैं मैप का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ इसको, हाँ, आपको पता है मैप का कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये हो गया मैप, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन का यूज़ करना होता है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, ये सिंटेक्स में मैप हो गया, उसका जिस फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं वो फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मैप स्क्वायर वाला फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, है ना, ये वाला स्क्वायर वाला फंक्शन है ना जो स्क्वायर करके देगा मेरे को, तो मैं स्क्वायर वाला फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ। और कहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं इस एरे पे या फिर इस लिस्ट पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसलिए नंबर्स पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि स्क्वायर वाला फंक्शन को यूज़ करो और इस नंबर्स वाले लिस्ट पे यूज़ करो, यानी कि इस पूरे पे यूज़ होगा, है ना। तो वही हो गया, उसके बाद वही किया मैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या करो, कन्वर्ट द मैप ऑब्जेक्ट टू अ लिस्ट एंड प्रिंट। अब यहाँ जो ये मैप है ना, ये जो हम लोग मैप वाला कॉल किए हैं, ये हम लोग को मैप ऑब्जेक्ट में आंसर देगा, ठीक है, यानी कि वो मैप के तौर पे रहेगा। तो अगर मैं उसको लिस्ट के तौर पे ही वापस चाहता हूँ, यानी कि जैसे इस तरह से हमको सॉल्यूशन दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन ये जो है इसी तरह से मेरे को इसका आउटपुट भी दिखे तो अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे को मैप ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ से, वो हम लोग का स्क्वायर वाले नंबर पे स्टोर होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैप ऑब्जेक्ट है इसको मैं लिस्ट के तौर पे वापस से ला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट करूँगा स्क्वायर नंबर्स, ये एज इट इज़ रहेगा, है ना, स्क्वायर नंबर हम लोग का एज इट इज़ रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर नंबर मिला है ना, उसको मैं लिस्ट में डाल दूंगा, यानी कि लिस्ट करके मैं इसको रिटर्न करूँगा, ताकि ये जो स्क्वायर नंबर में मेरा मैप बन गया है, मैप ऑब्जेक्ट है, वो हम लोग का लिस्ट बन जाए, समझे। तो लिस्ट हो गया और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नंबर, जो यहाँ से हम लोग को आंसर आया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए स्क्वायर नंबर में क्या रिटर्न हुआ, 1, 4, 9, 16, 25, यानी कि देखिए सबका स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, समझे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ और कर दूँ, फॉर एग्जांपल 8 कर देता हूँ, अब मैं फिर करूँगा रन, तो देखिए 1, 4 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा निकाल दिया। तो बस यही था हम लोगों का इसके लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये स्क्वायर नंबर वाला भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। तो ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेक सुटेबल अजम्पशन एंड सपोर्ट योर कोड विद सुटेबल कमेंट्स, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए ये भी हम लोग का सी वाला कोड है, तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वहीं पे समझाता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखे और समझ में आए। सी वाले पे करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल पी, यहाँ देखिए फिर से वही हैश इंक्लूड studio.h, ये आपको पता है हेडर फाइल है। और यहाँ पे देखिए मैं एक और हेडर फाइल का यूज़ कर रहा हूँ, math.h का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ना आगे 1-2 जगह पे मेरे को कोई फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे math.h का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 हेडर फाइल का यूज़ किया मैंने। अब देखिए मैं इंट मेन में आ गया हूँ। अब हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, तो हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप आराम से बना लोगे, वरना नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, हमको कितने अमाउंट पे हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ना। तो वो अमाउंट पता होना चाहिए, यानी कि वो प्रिंसिपल उसको कहते हैं। उसके बाद हमको किस रेट से, है ना, यानी कि अमाउंट हम लोग जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो कितने रेट पे निकलेगा, है ना, कि यानी कि 5%, 10%, 2%, वो किस रेट पे निकलेगा वो पता होना चाहिए। और साथ में टाइम का पता होना चाहिए, यानी कि कितने टाइम के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये सब चीज़ आप लोग का बेसिक है। तो जैसे ही आपको ये बोला कि सिंपल निकालो, कंपाउंड निकालो, तो आप ये सब वेरिएबल्स बनाओगे खुद से, क्योंकि ये सब का ज़रूरत है आपको किसी भी इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे फ्लोट से 3 वेरिएबल बना दिया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ठीक है। और इन सब का टाइप मैंने फ्लोट रखा है, ठीक है। अब देखिए फ्लोट क्या होता है, जैसे इंटीजर टाइप का उसी तरह से फ्लोट भी टाइप होता है।
है ना। इंटीजर में क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू आता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, मतलब 5 10 5000 कुछ भी। तो अगर मान लीजिए हम लोग का इंटरेस्ट क्या हो सकता है वो पॉइंट में भी आ जाए, है ना, हो सकता है 4.25 आ जाए। तो अगर मैं इंटीजर इसका टाइप रखूंगा तो वो जो 0.25 आया है ना वो हटा देगा इंटीजर खुद, क्योंकि इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यू लेता है। तो इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद भी वैल्यू मिले मेरे को, तो इसलिए मेरे को उसका टाइप फ्लोट रखना होगा, इसलिए मैंने फ्लोट रखा है इन सब का टाइप। ठीक है, अब देखिए हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, ये आप लोग को कमांड यह है। तो यहाँ प्रिंटअप एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट पे आपको निकालना है, तो वो हो गया। वहाँ से स्कैन अप कर लूँगा मैं। अब देखिए फ्लोट टाइप है तो इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज एफ का यूज़ किया है। आपको पता है इंटीजर टाइप पे कैसे यूज होता है, परसेंटेज डी का। इसी तरह से फ्लोट पे क्या होता है, परसेंटेज एफ कॉमा यहाँ पे प्रिंसिपल पे आ जाएगा, यानी कि जो भी अमाउंट डालेगा वो हम लोग का ये प्रिंसिपल वाले वेरिएबल पे चला जाएगा। इसी तरह से मैं उसका रेट भी मांग लूँगा कि आप हाँ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप करना चाहते हो। तो पर ईयर पे ही हम लोग का रेट आता है ना। तो वो ले मांग लूँगा उससे, वहाँ से भी वो परसेंटेज ऐप करके मैं रेट के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, फिर मैं एंटर टाइम मांग लूँगा इन ईयर्स। टाइम भी सब सालाना ही होता है, मैं मान के चलता हूँ सालाना होता है खुद, पर कभी कभी 6 महीना भी होता है या फिर 3 महीने में भी होता है ना इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ साल भर का होता है। ठीक है, तो एंटर टाइम कितने टाइम के लिए चाहिए तो वो भी मैं यूज़र से मांगूंगा, तो यूज़र मान लीजिए ये सब दे देगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं निकाल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखें कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसका मैंने टाइप रखा है वही फ्लोट, है ना, ताकि पॉइंट वाला वैल्यू भी आ जाए। और ये मेरा वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एस आई, है ना, सिंपल इंटरेस्ट इतना लिखने की जगह आप एस आई भी लिख सकते हो अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, उसका देखिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये सब आपको पता होना चाहिए, पी आर टी बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये आपको फॉर्मूला होता है, याद कर लो, समझे। तो इससे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। और फिर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर t माइनस पी, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने फ्लोट कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। तो प्रिंसिपल इंटू पावर ऑफ क्या, यहाँ पे क्या है 1 प्लस r बाई 100, तो मैं क्या कर रहा हूँ पावर किसका करना है, तो 1 प्लस आर रेट बाई 100 का पावर क्या कर दो, टाइम कर दो। यहाँ पे देखिए पावर t है तो इन सब का पावर t कर दो, है ना, पावर टाइम कर दो माइनस प्रिंसिपल कर दो, समझे। तो आप इसको ऐसे मैं छोटा कर दिया हूँ ताकि आप एक लाइन में देख सको। ये हो गया हम लोग का फ्लोट का फॉर्मूला, समझे, मतलब सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, माइनस प्रिंसिपल कर दिया मैं, तो यहाँ से हम लोग का ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। इसके बाद मैं बस लास्ट में रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, परसेंटेज डॉट 2f, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2f का मतलब कि हम लोग फ्लोट का जो वैल्यू होता है ना वो आप लोगों को पॉइंट के बाद 4-5 वैल्यू हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 वैल्यू दिखाए पॉइंट के बाद। मान लीजिए आपका वैल्यू आता है 10.56978 ऐसा करके कुछ, तो ये डॉट 2f का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 वैल्यू को दिखाओ पॉइंट के बाद का, तो इससे क्या हो जाएगा 10.56 ऐसे करके सिर्फ 2 वैल्यू दिखाएगा, समझे। तो ये हो गया, और इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा, फिर इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपया, 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं 10 रुपये, 10% में इंटरेस्ट लेता हूँ इस पर, ठीक है। और कितने साल के लिए, तो मैं मान लेता हूँ 2 साल के लिए लेता हूँ। तो देखिए ये किए तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 20 रुपया आया। आप नॉर्मल भी समझ सकते हो, अगर मैं 100 रुपया पे 10% का चार्ज लेता हूँ, है ना, तो 100 रुपये पे 10% का चार्ज लूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 साल बाद 110 रुपया हो जाएगा, है ना। मतलब उसको मैंने 100 रुपया दिया, मान लीजिए किसी को मैं 100 रुपया दिया और मैं उसको बोला कि मैं भाई 10% ज़्यादा लूँगा तुमसे 1 साल के बाद, तो मेरे को कितना देगा, 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपया होता है। तो यानी कि मेरे को वो 1 साल के बाद कितना रिटर्न करेगा, 110 करेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैंने टाइम लिखा है 2 साल का, यानी कि पहले साल तो उसने 110 किया सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट साल के लिए फिर से उसका 10 रुपया हो गया, यानी कि टोटल कितना वो सिंपल इंटरेस्ट उसका लगा, 20 रुपये लगा। और यहाँ पे देखिए मैंने 2f दिया था, इसलिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू आया है, समझे।
तो ये हो गया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो वो भी मान लीजिए पहले साल के लिए 10% पे ले रहा है तो 100 का वही 110 हो गया, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो गया, जब नेक्स्ट साल किया ना, तो आप देखिए 100 से 110 हो चुका है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यानी कि अब जो 110 हो चुका है ना, तो अगले साल के लिए उसका क्या हो जाएगा, 110 पे 10% का ये लगेगा, समझे। शुरू में तो 100 पे लगा था 10%, तो 100 पे 10 लगा तो 110 हो गया। लेकिन नेक्स्ट साल के लिए उसका 110 पे लगेगा 10%, तो 110 का 10% क्या होता है, 11 रुपया। यानी कि पहले का 10 रुपया प्लस ये जो दूसरा साल है उसका 11 रुपया, 10 प्लस 11 21। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा लगा, 21 लगा, समझे। ये बेसिक मैथ होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होगा तो आप आराम से ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, मैं सबका वीडियो ले आऊँगा, 201, 202, 200 सबका, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।